Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो जैसे कि डियर स्टूडेंट आप जानते ही हैं कि हम लोग क्लास 8th की जो मैथमेटिक्स थी वो पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। इतने सारे मैंने उसके रिविजन्स आपको कराए थे बार बार चैप्टरों के कि हाँ आज हमने आखिर में शुरुआत कर लिया आपकी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की, जो कि बहुत ही इजी होने वाली है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है डियर स्टूडेंट। पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, जो आपने अपनी पुरानी क्लास में पढ़ा था उसी को रिकॉल करते हुए आपको चलना है और इसको भी करना है, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर पॉलिनॉमियल्स है ना। पॉलिनॉमियल्स में भी हम लोग जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू उल्सिस ज्योमेट्री के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और लाइंस एंड एंगल्स, जो कि आपका क्लास 6th में चैप्टर था, आई थिंक सो क्लास 6th में, या फिर आपका जो ये चैप्टर है क्लास 7th में था। यही चैप्टर फिर से आ रहा है लेकिन बिल्कुल अपना नया रूप लेके, और ये भी सिंपल है, कोई इतना वो नहीं है। ट्राइंगल्स हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग कॉन्ग्रेंसी जो है ट्राइंगल्स की, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग जो है बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। और एक प्रॉपर्टी जो आपने क्लास 7th में पढ़ी थी ट्राइंगल्स चैप्टर में, वो थी पाइथागोरस थ्योरम। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स भी हम लोग पढ़ेंगे इस सेशन में। और जो है इस सेशन यानी कि आपका क्लास 2024 से 2025 तक जो है पूरा एक साल का सेशन है। इस पूरे साल के सेशन में हम लोग ये सारा मैथ्स के टॉपिक कवर करेंगे बहुत ही अच्छी तरह। सर्कल्स भी हम लोग करेंगे, सर्कल्स में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सर्कल्स के बारे में लास्ट टाइम आपने पढ़ा था क्लास 6th में, जिसमें आपको कॉर्ड्स, रेडियस सब के बारे में पढ़ाया था, उसी को फिर से रिकॉल करते हुए हम लोग चलेंगे। हेरेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और स्टैटिस्टिक्स और अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2, जिसमें हम लोग प्रूफ्स सीखेंगे मैथमेटिक्स में, और इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बाद आते हैं आंसर और हिंट, जो कि हम लोग आपका कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। मैंने आपको पूरे क्लास 8th 9th की जो मैथमेटिक्स की बुक है, इसका पूरा मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि इसके सारे चैप्टर हम लोग जो है जितने भी इसमें चैप्टर हैं, क्योंकि नई नई बुकें आ गई हैं अब आपकी, जिसमें बहुत सारे चैप्टर डिलीट भी कर दिए गए हैं। तो हम लोग उन चैप्टरों के हिसाब से जो है कोर्स कवर करेंगे, ठीक है। तो अब आता है नंबर सिस्टम के बारे में आते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम डियर स्टूडेंट एक बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। ये पहला चैप्टर है क्योंकि आपकी क्लास 9th का, इसके बाद और चैप्टर आएंगे पॉलिनॉमियल्स वगैरह, वो सबको भी हम देखेंगे जल्दी, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जो कि है नंबर सिस्टम, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो नंबर सिस्टम सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, ठीक है। बहुत सारे टाइप के नंबर्स होते हैं, आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं सारे नंबर, कोई नई बात है नहीं, ठीक है। आपके सबसे पहले इस कैटेगरी के नंबर आते हैं नेचुरल नंबर, जो आप लोग बचपन में जो काउंटिंग करते हो। आप कहाँ से काउंटिंग सिखाते हैं? आपको सारे टीचर आपको सिखाते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे नंबर जो कि आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और पूरे इन्फिनाइट तक चलते हैं, मतलब इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं हमारे, तो वहाँ तक जाते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कि हमें जो है बचपन में सिखाए जाते हैं। जब हम लोग जो है क्लास LKG UKG में होते हैं, तो हमें क्या सिखाते हैं टीचर? 1 2 3। तो काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to इन्फिनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में तो हमने टॉपिक कवर कर लिया। आते हैं होल नंबर्स में, ठीक है। होल नंबर्स डिस्टेंट क्या होते हैं? होल नंबर भी नेचुरल नंबर ही है, लेकिन इसमें एक अंतर है, वो है कि इसमें आगे से ज़ीरो भी जुड़ जाता है, ठीक है। पहले जीरो नेचुरल नंबर में नहीं था, लेकिन फिर जीरो ने कहा कि भाई मेरी कमी हो रही है, तो जीरो ने क्या किया, जीरो फिर नेचुरल नंबर के साथ जो है अपनी जगह कहीं ना कहीं उसने होल नंबर में बना दी। तो होल नंबर में डियर होल नंबर जो है, सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर भी हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि सारे होल नंबर में क्या आ जाता है? ज़ीरो भी आ जाता है, और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटीजर में। तो इंटीजर्स क्या होते हैं डियर? इंटीजर्स होते हैं आपके, क्या कहते हैं, इंटीजर्स आपके होते हैं सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी कि आपके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स ज़ीरो के साथ, वो होते हैं आपके इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में देखो क्या पहले क्या हो रहा था, आप ही काउंटिंग से 1 to इन्फिनाइट होती थी, फिर क्या हुआ, होल नंबर आया, तो होल नंबर में क्या हुआ, 0 to इन्फिनाइट हो गई। फिर क्या हुआ, इंटीजर भी आ गए, तो इंटीजर ने कहा कि हम किसी से पीछे थोड़ना है, तो इंटीजर ने कहा कि भाई नेगेटिव भी ले आते हैं, तो -1 -2 -3 ये सारे नंबर भी आ गए।
तो सबसे पहले आए दिए इसमें आपके नेचुरल नंबर्स। तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, इसका एक सर्कल डायग्राम टाइप का बना सकते हो जिससे कि आपको याद रहे कि, क्योंकि ट्रू फॉल्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपको आता है कि भाई क्या कहते हैं ऐसा है, लेकिन आप लोग क्या होता है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, तो इसलिए आप लोग गलत करके आ जाते हो। इसलिए सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहे और बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आप लोग अपनी नोटबुक में बहुत अच्छी तरह से चार्ट बना सकते हो। जैसे आपने क्या करा, एक सर्कल बनाया, उसके अंदर आपने लिख दिया नेचुरल नंबर, ठीक है, इससे आपको याद है नेचुरल नंबर लिख दिया। इसके बाद हमने इसके बाहर से एक और सर्कल बनाया, इसमें हमने लिख दिया होल नंबर। इससे आपको पता चलेगा कि जो नेचुरल नंबर है होल नंबर के अंदर ही आते हैं। अब आपने कहा कि भाई होल नंबर ज़्यादा बड़ा बन रहा है, इंटीजर भी आ गया, ठीक है, तो इंटीजर होल नंबर से बड़ा है, तो यहाँ पे इंटीजर लिख दिया। इसके बाद आते हैं डियर स्टूडेंट आपके रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर के बारे में अब हम पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, रेशनल नंबर जो है आप लोग आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। रेशनल नंबर आपका पहला चैप्टर था रेशनल नंबर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि वो नंबर्स जिनको हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लोग उनको लिख सकते हो। वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q जो है 0 के इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता q 0 के इक्वल? क्योंकि अगर q 0 के इक्वल होगा तो फिर नॉट डिफाइंड होगा, है ना। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई अगर कोई भी नंबर से हम लोग 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है आंसर, ये डिविजिबल है। लेकिन अगर हम लोग कोई भी नंबर के नीचे 0 लिख दें तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए डियर स्टूडेंट हम लोग इसलिए रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं जहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता और p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स या फिर को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप दैट ये आपका जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपने यही सर्कल वाला जो मैं आपको ये तरीका बताई थी, पहले n लिखा था आपने एक सर्कल बना के, उसके बाद से एक और सर्कल बनाया उसमें w लिखा जो कि होल नंबर, उसके बाद से एक और सर्कल बनाया जहाँ पे आपने i लिख दिया इंटीजर्स के लिए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म डिनोट कर रहे हो। उसके बाद आप एक और सर्कल बनाओ और लिख दो r, यानी कि आपके रेशनल, वैसे रेशनल नंबर और इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं, पर मैं आपको अभी r i इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जो है अच्छी तरह याद रख सको, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इससे आपको पता चलेगा कौन नंबर किसके अंदर आते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर में डियर स्टूडेंट आपके -2/3 -1/3 ये सब आएंगे, फ्रैक्शन सारे आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी फ्रैक्शन है। और ये अब आपके मन में ये कन्फ्यूज़न होगा, वैसे तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग रेशनल नंबर बहुत समय से पढ़ के आ रहे हो कि क्या 6 रेशनल नंबर है। हाँ 6 भी रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 6 के बाद अगर मैं 6/1 लिखूँ क्या इसका अर्थ कुछ बदलेगा? 6 और 6/1 में क्या अंतर है? दोनों सेम ही तो है। इसका मतलब 6 को भी हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q जो है किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। बस इतनी कंडीशन हमें फॉलो करनी है। तो इससे मतलब कि ये भी रेशनल नंबर है। तो अब आप क्या करो, अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर है सबसे छोटे, उसके बाद है होल नंबर्स। तो मतलब सारे नेचुरल नंबर क्या हैं? होल नंबर्स हैं। सारे होल नंबर्स क्या हैं? इंटीजर्स हैं। और सारे इंटीजर्स क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। आई होप दैट ये सब आपको हो गया हो क्लियर। अब जो है डियर स्टूडेंट हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज़ में। अभी तक हम लोग ये पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोग कितने रेशनल नंबर कैसे निकालें। आप बोलोगे कि मैम ने अभी तक इरेशनल नंबर नहीं बताया। इरेशनल नंबर मैं बताऊंगी, लेकिन इसके बाद बताऊंगी, क्योंकि अभी आपकी जो आगे की एक्सरसाइज है ना ये रेशनल नंबर से रिलेटेड ही है। तो इरेशनल नंबर्स के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि अगर 2 रेशनल नंबर आपके सामने दिए हों तो कैसे आप लोग उनके बीच के रेशनल नंबर निकाल सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये देखते हैं सबसे पहले। तो देखो डियर स्टूडेंट, आपके 2 रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे रेशनल नंबर आपके हो सकते हैं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, और मैं तरीका भी बताऊंगी। बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं आप लोग 2 रेशनल नंबर्स के बीच में निकालने का। एक मेथड जो कि बहुत कॉमन होता है, अगर आपसे पूछा कि अरेशनल नंबर निकालना है, यानी कि सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना है, तो जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है वो है ये। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, आप लोग क्या करते हो, जो 2 नंबर्स के बीच में आपको निकालना है उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, यानी कि 1/2 से डिवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, हमें उनके बीच का नंबर
पता चल जाता है। ठीक है, ये है आपका, अगर आपको सिर्फ एक ही रेशनल नंबर निकालना है तो। अगर आपको बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकालने, सपोज मान लो आपको 5, 6 या फिर 10 रेशनल नंबर निकालने हैं, तब आप क्या करोगे, है ना। सपोज मान लो हमें निकालने हैं 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में, जो कि है 3/5 एंड 4/5। कैसे निकालेंगे हम इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर। अब ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है डिफरेंट मेथड से निकाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना होता है, आप लोग बहुत इजीली निकाल लेते हैं मेरे वाले मेथड से। आपको जो है 5 रेशनल नंबर निकालना है। ईजीएस्ट मेथड क्या होता है, आप दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर देते हो और वैल्यू बढ़ा देते हो। अगर मैं 3/5 को लिखूँ, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो मेरे को कितना मिला, 6/10। 6/10 को अगर मैं काट के अच्छी तरह लिखूँगी फिर मेरे को 3/5 ही मिल जाएगा। इसका मतलब 6/10 और 3/5 इक्वल है। इक्वल एंड फ्रैक्शंस पढ़े थे ना हमने छोटी क्लासों में, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 6/10 और 3/5 इक्वल है। इसका मतलब कि मैं 6/10 को भी यूज़ कर सकती हूँ, है ना। वैसे ही मैंने क्या करा, मैंने सोचा भाई 4/5 भी को भी मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों को, मेरे को मिल जाता है 8/10। 8/10 और 4/5 इक्वल है, बिकॉज 8/10 को भी अगर मैं अच्छी तरह काटूंगी तो मेरे को 4/5 ही मिलेगा, है ना। तो अब इनके बीच में हमने रेशनल नंबर निकाल, तो मेरे को मिल गया 7/10। देखो एक रेशनल नंबर मिल गया, लेकिन मैं इससे तो सिर्फ एक ही रेशनल नंबर मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, बड़ी बड़ी वैल्यूज से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप लोग 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको ज़्यादा रेशनल चाहिए, नंबर चाहिए, आप ज़्यादा से मल्टीप्लाई करो। 2 नंबर्स के बीच में इन्फिनिट रेशनल नंबर आपके हो सकते हैं। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मैं एक और चीज़ कर सकती थी। मेरे को बहुत सारे नंबर फाइंड आउट करना, मैंने क्या करा, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने सोचा सीधे 10 से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मैंने सीधे 10 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को मिला 30/50। और इधर 4/5 था, इधर भी मैंने दोनों को 10 से कर दिया, तो मेरे को मिल गया 40/50। अब दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर है, 10 रेशनल नंबर है। मेरे को 5 फाइंड आउट करने थे, मैंने लिख दिया 31/50 और मैंने लिख दिया 32/50, मैंने लिख दिया 33/50। अब ये स्टूडेंट एक बात है कि ये कैसे पता चले कि आप किससे मल्टीप्लाई करो। वैसे तो किसी भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर चाहिए 2 रेशनल नंबर्स के बीच से, ठीक है, मतलब ये मेथड आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया वही कर लो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, आपको सिर्फ 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। आप लोग अगर 99 से भी मल्टीप्लाई करते दोनों को, तब भी आपको मिल जाते 5 रेशनल नंबर। लेकिन मैं एक आपको तरीका बता रही हूँ जो कि बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आपका काम जो है ज़्यादा आपको घिचड़ नहीं करनी पड़ेगी और आप फट से कर दोगे। डियर स्टूडेंट, आपको अगर फाइंड आउट करना है, सपोज मान लो आपको फाइंड आउट करने हैं ये 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग जो है इसको कैसे डिनोट करते हो। जैसे आपको 4/5 और 3/5 के बीच में अगर 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, आप क्या करते हो, आप ऐसा करते हो। देखो आप ऐसा करो, a = 3/5 आपने कर लिया, b = 4/5 आपने कर लिया, और n = आपने कर दिया 5, क्योंकि 5 दोनों का डिनोमिनेटर है जो कि सेम है। अब आप देखो n, आपको इससे पता चलेगा एग्जैक्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना है, तो इससे इन 2 नंबर्स के बीच में आपको एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर मिलेंगे। ये तरीका अगर आपको अपनाना है, क्योंकि अगर आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है और आप 133, 139 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका नंबर बहुत बड़े बड़े आ जाएंगे, है ना। क्यों उतने बड़े बड़े नंबर्स को लेकर कॉम्प्लिकेटेड करना अपने सम को, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको मेथड बताती हूँ। तो आपने करा n+1 = 5 + 1, बिकॉज हमने कहा है ना n = 5, तो n+1 = 5 + 1, जो कि हो जाएगा 6। यानी कि आपको 6 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो आई होप दैट डियर स्टूडेंट ये तरीका आपको फाइंड आउट करने का रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें बताने के बाद कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इसका मेथड भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। नंबर सिस्टम में मेन चीज़ यही है, आपको क्या करना है, आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स पता होना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर्स। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहिए रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए अभी रेशनल नंबर वाले टॉपिक में। अब मैं मूव ऑन करूँगी इरेशनल में आपके, ठीक है। अभी तक मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया, जो कि आप अपना क्लास
7th क्लास 8th में पढ़ चुके हो, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। अब आ जाते हैं हम लोग इरेशनल नंबर में, जो कि आपके नंबर सिस्टम में नए जुड़े हैं। अब देखो ये इरेशनल नंबर बड़े बेकार होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई मेरे को रेशनल नंबर वाला जो ग्रुप है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनके साथ दोस्ती नहीं करनी, मैं इनसे अलग हूँ और मेरे को अलग ही रहना है। तो इरेशनल नंबर अलग आते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर में ऐसा नहीं है कि सारे रेशनल नंबर इरेशनल है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इरेशनल नंबर अलग है। अब इरेशनल नंबर हैं क्या, आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो पूरी उल्टी, ठीक है। आप लोग लिख सकते हो कि मतलब इसमें आप लोग उसकी दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल नंबर आर को इरेशनल नंबर, ऐसा डेफिनेशन भी आप लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इरेशनल नंबर होते क्या है, आइए समझते हैं हम लोग। इरेशनल नंबर डी स्ट्रेंथ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको जो है डी स्ट्रेंथ, जैसे बहुत पुराने वो हैं आपके ग्रीक फिलोसोफर हैं, ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम पाइथागोरस था, ठीक है। इनका थ्योरम भी है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम लोग बहुत यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। इन्होंने ही एक बार कहा कि भाई आप लोग कहते हो रेशनल नंबर तक ही नंबर सीमित है। इन्होंने एक बार एक नंबर दिया √2। इन्होंने कहा अब भाई बताओ √2 क्या है, रेशनल नंबर है या क्या है। तो कोई भी बता नहीं पाया √2 क्या है, क्योंकि √2 को तो डी स्ट्रेंथ √2 का आंसर तो बहुत ही पॉइंट में आएगा, है ना। वैसे ही डी स्ट्रेंथ पाई है, पाई को आप देखोगे 3.1444 पता नहीं कितना आते रहते हैं, है ना पाई का। अब देखो मैं आपको इरेशनल नंबर्स को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कुछ डेसिमल सिस्टम, जो कि हमारे यहाँ का है। डेसिमल एक्सपेंशन सिस्टम समझेंगे, जिससे क्या होगा आपको इरेशनल नंबर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखो डी स्ट्रेंथ डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डेसिमल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ डेसिमल्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो डियर डेसिमल्स जो हैं आपके 3 टाइप के हमने बना रखे हैं, ठीक है। 3 टाइप के, एक तो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दूसरे टाइप के डेसिमल जो है वो है रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तीसरे टाइप के डेसिमल्स आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब मैं तीनों टाइप के डेसिमल्स आपको बताती हूँ, ठीक है डिस्टर। अब देखो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की अगर बात की जाए, जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया, सपोज मान लो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक नंबर में सोचती हूँ आपका, जैसे मैंने दिया आपको 9/2, ठीक है। 9/2 मैंने दिया आपको, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट 9/2 को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैंने इसको डिवाइड करा, मैंने 2 को इधर लिया, 9 इधर आया, मैंने यहाँ पे 4 से कैरी किया, तो मैंने यहाँ पे मेरे को 1 मिला। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, मैंने यहाँ पे 10 लिखा, मेरे को मिल गया 4.5। अब देखो यहाँ क्या हुआ, 5 के बाद जो है ये रुक गया, यानी कि पूरा आपका सॉल्व हो गया, आपका रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये जो फर्स्ट केस होता है ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का। इसमें क्या होता है, अगर आप एक बार आपको कोई नंबर दिया, वो क्या होता है, वो लास्ट में जो है टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि क्या होता है कहीं ना कहीं वो डेसिमल में जो है जब हम उसको डिवाइड करते रहते हैं तो एक बार ऐसा टाइम आता है कि वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि उसका रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है डेसिमल को यूज़ कर करके, ठीक है। ये तो थे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के जो है डियर स्टूडेंट आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिया एक ये 1/2, इसका ही आप लोग कितना इस्तेमाल करते हो ना 1/2 का। अब आप लोग 1 को 2 से डिवाइड करो, लो 1 इधर रख दिया। अब 1 क्या है, 2 से छोटा है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले 0 लगाया, ये तो ये 1 आया। अब मैंने क्या करा, अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 के बगल में, यहाँ पे 0 करा, तो यहाँ पे मैंने 5 से इसको काट लिया, ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर आ गया 0 और 0.5, यानी कि टर्मिनेट हो गया। तो इसका मतलब कि ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के, क्या 1/2 लिख सकते हो आप, 9/2 लिख सकते हो, जो कि टर्मिनेट हो जाए आराम से, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरे टाइप के डेसिमल, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग पर रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, ठीक है। अब मैं आपको इनका एग्जांपल देती हूँ।
सपोज मान लो मैंने आपको दिया 2/11, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा है यहाँ पे। अब आपने कहा कि 2 को हमें 11 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले 2 11 से छोटा है, तो हमने क्या करा, 0 लगाया, ठीक है। अब हमने लगाया 0.20 हुआ, अब हमने 1 लिया, तो ये इससे डिवाइड करा तो हमें मिला 9, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने ले लिया 9 आ गया क्योंकि डी स्टूडेंट, ठीक है। पहले जो है जब हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से 2 को, तो हमने क्या करा, सबसे पहले 2 छोटा है तो 0 लिया तो 2 आया यहाँ पे नीचे, फिर पॉइंट लगाया तो 20 हो गया, तो हमने 1 सा लिया तो हमें मिला 9। अब देखो डी स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें रिमाइंडर 9 मिल गया, तो हमने क्या करा, फिर से यहाँ पे 0 लगाया तो हमें मिला 8, ठीक है, 18 मिला। अब मैंने यहाँ पे जो है इसको 88 से डिवाइड करा, ठीक है, 88 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो क्या हुआ, हमें फिर से 2 मिल गया। अब हमने 2 में फिर से 0 लगाया, फिर हमारा 1 आया, तो 1888 रिपीट होते जाएगा आपका। देखो फिर हमने 1 लगाया, फिर यहाँ पे आपका जो है 9 आया, फिर हमने 0 लगाया, फिर हमने 8 लिया, फिर हमने 88 लिखा, और फिर हम डिवाइड करते गए और 18 आते जाएगा आपका। इसका मतलब ये है रिपीटिंग डेसिमल्स, जिनको आपका बार बार 1818 रिपीट होता जा रहा है। आप इसको कितने भी बार करो, आप अपने पूरा साल इसी को करने में क्यों ना डाल दो, लेकिन इसमें ये जो है नहीं सुधरेगा, इसमें 1818 ही आएगा। तो इसका मतलब कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ये हमेशा चलते रहेगा डेसिमल, आप कितनी ही बार कर लो, इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। दूसरा ये रिकरिंग है, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मैंने ये पहला वाला दिखाया है 2/11, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे डेसिमल्स हैं, ठीक है। जैसे एक डेसिमल आपका एक और है 1/11 है, वो भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। 2/11, 1/11, देयर आर मेनी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब ये कौन सी कैटेगरी हुई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि ना तो इसमें टर्मिनेट होगा ना ही इसमें रिपीट होगा, तो होगा क्या, देखते हैं। तो रेशनल कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप लोग डिवाइड करते करते जाओ, हमेशा आपका अलग अलग नंबर ही आएगा, ना आपका एक नंबर रिपीट होगा, ना आपका कभी एक नंबर जो है टर्मिनेट होगा, यानी कि कभी रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। जैसे आपका है पाई 22/7, इसको हम लोग लेते हैं खाली अपनी कैलकुलेशन ईजी बनाने के। वैसे तो पाई की वैल्यू डेसिमल में एक्सपेंड जितना आप कर सकते हो करो, क्योंकि ना तो वो कभी टर्मिनेट होगी ना वो कभी रिपीट होगी, तो हर बार आप डिवाइड करोगे तो आप लोग को एक अलग ही नंबर मिलेगा, ठीक है। 7/22 को आप लोग सकते हो 3.14, और भी आगे आगे को बहुत सारे, और हमेशा आपको अलग अलग नंबर मिलेंगे, कभी भी आपको एक नंबर रिपीट होते हुए नहीं दिखेगा, यानी कि 14 कभी भी रिपीट नहीं होगा। ये होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स, जैसे पाई। और भी बहुत सारे नंबर हैं, जैसे √2, जैसे √3। ये जो है ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ना तो ये टर्मिनेट होंगे, ना तो इनका रिमाइंडर 0 होगा, और ना ही ये रिकर होंगे, यानी कि ना ही ये रिपीट होंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं जिद्दी नंबर, जो कि ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिकरिंग होते हैं। तो ये जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, √5 हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब ये आखिर इन नंबर्स को हम कहते क्या हैं, जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना तो रिकर होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ये होते हैं इरेशनल नंबर सबसे अलग, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो नंबर्स होंगे ये जो है रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, रेशनल नंबर होंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिकर होगा, यानी कि ना ही रिपीट होगा, ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जो है जानेंगे कि इरेशनल नंबर्स को जो है हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है डिस्कशन। तो इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हमें सीखना पड़ेगा, डिस्कशन। एग्जाम में आपको ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट हाउ टू रिप्रेजेंट अ इरेशनल नंबर इन अ नंबर लाइन। सो वी विल लर्न दिस। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग अभी आपका एक तरीका और है इसको इरेशनल नंबर को जो है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का, जो कि है सर्कल वाला तरीका। लेकिन अभी मैं वो आपको नहीं बता रही हूँ, मैं अभी आपको बता रही हूँ ट्राइंगल वाला तरीका, वो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है।
सर्कल वाले तरीके में क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपको जो है अपनी एक स्केल चाहिए होती है, ठीक है, स्केल चाहिए होती है, एक प्रोटेक्टर चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है आपको, प्रोटेक्टर नहीं, कंपास, कंपास आपको चाहिए, ठीक है, और जो है आपको इसमें जो है क्या कहते हैं, अच्छी तरह जो है मेजरमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। इस मेजरमेंट करोगे अगर आप सही, तभी आपको एग्ज़ाम में नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपका जो है पेपर चेक करते समय टीचर जो है मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, स्केल लोगे, ठीक है। स्केल में आप लोग क्या करोगे, स्केल से आप लोग लाइन खींचोगे, ठीक है। आप लोग ज़्यादातर इंच में लीजिए, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे निकालते हैं, मतलब इरेशनल नंबर्स को कैसे हम लोग नंबर लाइन में मेजर करते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो डियर स्टूडेंट, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जो है एक जो है याद करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, जो कि आपने क्लास 7 में पढ़ा था, वो है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट ऐसे बहुत सारे बच्चों को याद ही होगा ऑलरेडी, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमने क्लास 7 में जो है बहुत जो है इसका आपने प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि ये जो है क्लास 7 में आपका बहुत आया है पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। और क्लास 7 में ऐसा कुछ था भी नहीं, क्योंकि क्लास 7 में बहुत ही बेकार क्वेश्चंस थे, जिसमें तो सिर्फ आपको एक ट्री गिर जाता है, उसका ट्राइंगल बन जाता है, उसकी वो लेंथ निकालो, बस ऐसे क्वेश्चन थे आपके क्लास 7 में, ठीक है। तो क्लास 7 में सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम की प्रैक्टिस कराने के लिए क्लास 7 दी थी, ताकि आप लोग पाइथागोरस थ्योरम की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। बाकी थ्योरम का यूज़ असली आपका क्लास 9th में, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम जो है हमने यहाँ पे ले लिया है, जो कि हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। वैसे मेरे को पता है डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में इसका यूज़ होता है, ठीक है। जिसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो चीज़ ये थी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये चीज़ पढ़ी थी हमने, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते थे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये कहते थे आप लोग, ठीक है, क्लास 7 तक। यही थ्योरम को आपको यूज़ करके क्या करना है, हमारे नंबर ये क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स को हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। आइए कैसे करते हैं ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। सपोज मान लो कि आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, √2 को रिप्रेजेंट करने में, अब देखो डियर एक चीज़ समझो, √2 को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। √2 सबसे पहले आप लोग देखोगे 2 कितने में आता है, ठीक है। 2 आपका आता है 1 + 1 करने में 2 आता है, ठीक है। √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर होगा डियर स्टूडेंट 2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना हो जाएगा आपका √4, और √4 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका मतलब अभी मैं आपको बताऊंगी ऑपरेशन और इरेशनल नंबर भी कैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो 1 कैसे आएगा, 1 का स्क्वायर करके प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया फॉर्मूला, √2 स्क्वायर इक्वल्स टू √2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। ये तो पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म में हमने लिख दिया। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट, हमें बेस 1 यूनिट चाहिए, और हमें अपना परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट चाहिए, तभी हमारा जो है हाइपोटेनस कितना आएगा, √2 आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप दैट इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, √2, यहाँ √2 आपने लिखा, यहाँ पे टू कैसे आता है, 1 + 1 करके आता है। तो √2 का स्क्वायर जो है डियर स्टूडेंट, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, मैंने आपको बताया ना, √2 मल्टीप्लाई में √2 √4 हो जाएगा, √4 का स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आएगा, आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में लिख दिया। तो अब हमें क्या चाहिए, बेस 1 यूनिट चाहिए और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट चाहिए, तभी हमारा हाइपोटेनस कितना आएगा, √2 आएगा। आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट आपको क्या करनी है, स्केल ले लीजिए सब अपने अपने हाथ में, ठीक है।
ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि सेंटीमीटर में लेते हैं। सेंटीमीटर में डियर स्टूडेंट अगर आप लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा छुट्टू सा दिखता है वो, जो टीचर जो है वो अच्छी तरह मेजर भी नहीं कर पाता और टीचर को इतना अच्छा भी नहीं लगता है, तो टीचर लोग मार्क्स काट देते हैं। इससे ज़्यादा कोशिश करिए कि आप बड़ा बड़ा बनाए, ठीक है। तो जैसे हमें 1 यूनिट चाहिए तो आपने क्या लिख करा, आपने 1 इंच ले ली, ठीक है। तो हमें बेसिकली चाहिए क्या, 1 यूनिट। आपकी टीचर ने आपसे ये तो नहीं कहा है कि 1 सेंटीमीटर ही लाओ, है ना, आपसे कहा है खाली 1 यूनिट, तो आप वो कुछ भी यूनिट ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले ली 1 इंच। तो आप देखो अपने स्केल में आपके 1 इंच में होते हैं डियर स्टूडेंट 2.54 सेंटीमीटर, जो कि आप लोग 2.5 के रूप में भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपने ले लिया यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, जो कि है 1 इंच, ठीक है। 1 इंच आपने ले ली 1 यूनिट बेस, और अब आप परपेंडिकुलर खींचोगे सेम 1 यूनिट का, ठीक है। सेम 1 यूनिट का आपने परपेंडिकुलर भी खींचा। अब आपको क्या करना है, अच्छा डियर स्टूडेंट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना आपको आना चाहिए। आप कितनी भी बड़ी लाइन खींच दो, सपोज मान लो आपने फ्री हैंड से स्केल से लाइन खींची, उसके बाद आप 90 डिग्री का एंगल बनाओ। या तो आप प्रोटेक्टर से खींच दो डायरेक्ट, या तो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है दोनों साइड्स को, और आपको आपका मिल जाएगा हाइपोटेनियस। तो जब भी स्टूडेंट आपको अपना हाइपोटेनस मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, जो आपको हाइपोटेनस की लाइन है ना बड़ी सी, जिसको हम लोग √2 कहते हैं, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर और बेस बना लिया 1 यूनिट का, तो जो √2 की लाइन है उसमें आपको क्या करना है, अपने कंपास में अपनी पेंसिल फंसानी है, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम में भी शो करूँगी डियर स्टूडेंट, चिंता करने की बात नहीं है। आई विल शो यू इन डायग्राम ऑल्सो हाउ टू ड्रॉ इट, बट एट द एंड आई विल शो व्हेन आई विल मेक इट, ठीक है। सो आपको जो है अपनी हाइपोटेनस की लाइन में एक एंड में जो है अपना कंपास की निडल रखनी है, और दूसरे जो टॉप एंड है, ठीक है, जो आपका टॉप एंड है वहाँ पे आपको रखना है अपना पेंसिल की नोक, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है। और कंपास की निडल डियर स्टूडेंट आप लोग बहुत टाइटली फंसाइए, क्योंकि अगर आप धीरे से फंसाएंगे तो क्या होगा, आपका जो है कंपास जो है अच्छी तरह हैंडल नहीं होगा, और वो जो है आपका गलत बना देगा, ठीक है। तो आपको एक आर्क खींच देनी है डायरेक्ट नीचे। तो इससे क्या होगा, ये जो आर्क जहाँ पे आपने खींची है ये आपका हो जाएगा यहाँ आपकी 1 यूनिट के बाद जो एक्स्ट्रा जहाँ तक आर्क खींची है वहाँ तक आपका हो जाएगा क्या, √2, ठीक है। अब आप चिंता मत करिए, अभी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको अब फटाफट डायग्राम में दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए डियर स्टूडेंट, अब मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ डायग्राम में। यस डियर स्टूडेंट, ये देखिए, तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है √2, 2 = 1 + 1, तो √2² = 1² + 1²। अब देखिए मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। आप एक फ्री लाइन खींचेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपना जो है सेमी सर्कल बना के, जो भी 90 डिग्री का एंगल आपको खींचना सिखाया होगा आपकी 6th क्लास की टीचर्स ने, वो आप लोगों को रिकॉल कर, और आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, या फिर आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट आपको 1 इंच मेजर करनी है, जो कि है 2.5 सेंटीमीटर, और 1 इंच आपको दोनों तरफ खींचनी है, जो कि आपके परपेंडिकुलर साइड और बेस की तरफ। उसके बाद फिर दोनों लाइंस को ज्वाइन करके आपको मिल जाएगी आपकी हाइपोटेनस साइड, जो कि है यहाँ पे √2, जहाँ पे मैंने √2 लिखा है। और अब देखिए डियर स्टूडेंट, OA से लेकर, ये तो था आपका 1 यूनिट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, आपका जो O पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको अपनी कंपास की निडल घुसानी है, और दूसरी तरफ जो पॉइंट है वहाँ पे आपकी पेंसिल आएगी। जब आप अच्छी तरह इसको मेजर कर लें, उसके बाद आपको डायरेक्ट आपके कंपास को घुमा के एक आर्क खींच देनी है, तो आपकी आर्क आएगी B में। और अब आपको पता चल जाएगा कि OB कितना हुआ, OB है आपका √5, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा आपको। 1 यूनिट के बाद जितना भी आपका एक्स्ट्रा आया है पॉइंट तक जहाँ आर्क खींची है, वो आपका है √2। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और इसी से स्पायरल भी बनता है डियर स्टूडेंट। स्पायरल के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे किसी दिन, क्योंकि स्पायरल के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही। और ऐसे ही आप लोग √2 भी निकाल सकते हो। √2 कैसे निकालोगे, √3 कैसे निकालोगे। √3 के लिए डियर स्टूडेंट आपको क्या चाहिए, √3 = √2 + 1, ठीक है। √3 = √2 + 1, तो √2 तो आपके पास है ही,
यहाँ पे आपको सिर्फ एक परपेंडिकुलर खींचनी है 1 यूनिट यानी कि 1 इंच की, और फिर ज्वाइन कर देना, आपको मिल जाएगा √3। ऐसे ही करके आप ज्वाइन करते रहोगे, आपको आपका एक स्पाइरल फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। सो आई होप दैट डियर स्टूडेंट ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कैसे आप लोग किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में जो है मेजर कर सकते हो। यस डियर स्टूडेंट, तो अब हमने डिस्कस कर लिया नंबर लाइन में मेजर कैसे करना है इरेशनल नंबर्स को, ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में, ठीक है। रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में वैसे तो मैं आपको अभी बता दिया है इरेशनल नंबर का टाइप्स ऑफ डेसिमल्स के बारे में। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। लेकिन डियर स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये रिकरिंग डेसिमल है या फिर टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसके लिए हम लोग रियल नंबर और देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपका क्या हो ये जो कॉन्सेप्ट है और भी ज़्यादा जो है क्लियर हो जाए। क्योंकि डियर स्टूडेंट कई बार आपका एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। सपोज मान लो डियर स्टूडेंट अगर आपका कोई भी नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो आप क्या लिख दोगे उसको 0 पॉइंट जो भी आपका आ रहा है 5 आपने एज इट इज़ लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो देखो दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और जो रिपीट हो रहा है, जैसे कि 3.333 ऐसे ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ये होता है रिकरिंग, ठीक है। अभी मैं आपको एक केस बताऊंगी जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है बहुत, ठीक है, चिंता मत करो। तो वो जो है 3 जो आपका रिपीट हो रहा है, आप लोग क्या कर सकते हो इसके ऊपर एक बार लगा सकते हो। बार यानी कि एक छोटी सी डैश लाइन, जिससे कि क्या होता है टीचर को पता लग जाता है कि हाँ ये नंबर जो है रिपीटिंग नंबर है, इसीलिए ऊपर से डैश लगा है, ठीक है। इसके बारे में हमने जाना था। दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। तो इसका मतलब वो नंबर जो ना तो रिपीट होंगे ना ही टर्मिनेट होंगे। जैसे कभी कभी ऐसे नंबर्स आते हैं 0.01 001 0001 00001। तो आप लोग क्या करोगे, आप इसमें लिख दोगे ये तो भाई रिकरिंग नंबर है, हाँ ये तो रिकरिंग नंबर है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। कभी कभी ये गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है ज़रा समझो। 0 1 आया, इसके बाद आया 2 0 1, आप पेयर एज ए पेयर देखो ना उनको, इसका मतलब नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखो 0 1 उसके बाद आया 0 0 1, फिर आया 0 0 0 1, फिर आया 4 0 1। तो आप लोग इनको अगर देखोगे पहले 0 1 आया, उसके बाद 0 1 रिपीट नहीं हुआ, फिर 2 0 और एक 1 आया, है ना। तो मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। आप 0 1 को एक नंबर देखो और फिर 2 0 1 को एक नंबर देखो, ठीक है। तो ये भी आपके जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, और ये भी इरेशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, बट ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो डियर कभी कभी क्या होता है आपका रिकरिंग नंबर जो है आपको बहुत देर में मिलता है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग को तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि आपको जो है आपको नंबर फिर से रिपीट होता हुआ ना दिखे। और अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है बहुत बार करने के बाद, 7 8 टाइम्स बात करने के बाद भी, तब आपको जो है बोलना चाहिए कि भाई ये जो नंबर है ये क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है। क्योंकि इरेशनल नंबर सिर्फ वो नंबर्स होते हैं जो ना ही रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो यही था आपका रियल नंबर और देयर डेसिमल एक्सपेंशंस में जो कि हम लोगों को आपको चीज़ बतानी थी, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जो कि हमने जाना, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है हमें जो है डेसिमल एक्सपेंशन जो है उनको जो है हमें इरेशनल नंबर में बदलना होता है, यानी कि p/q की फॉर्म में हम उसे कैसे बदलेंगे, ठीक है। अभी हमने जाना है रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। अब हम जानेंगे रियल डेसिमल एक्सपेंशंस को कैसे हम लोग रियल नंबर्स में फिर से बदल सकते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, बार बार ये रियल नंबर क्या है। रियल नंबर डियर स्टूडेंट आपके सारे इरेशनल और रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब रियल नंबर के आप लोग 2 ग्रुप बना सकते हो। रियल नंबर्स के आप लोग जो है 2 ग्रुप बना सकते हो। वो कौन से 2 ग्रुप्स हैं, वो 2 ग्रुप्स हैं आपके, एक तो हो जाएगा आपका सारे रेशनल नंबर और एक है सारे इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स भी सारे रियल नंबर्स में आएंगे और इरेशनल नंबर्स भी सारे
रियल नंबर्स रहेंगे। ठीक है, आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट आपको रेशनल नंबर क्या है, ये रियल नंबर क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या डेसिमल एक्सपेंशंस को हम लोग फिर से रियल नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आइए इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। यस डियर स्टूडेंट, तो हम लोग कैसे जो है डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर्स में, यानी कि पी बाई क्यू फॉर्म में, यही हमें सीखना है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको कन्वर्ट करने में बहुत ही इजी सी चीज़ है ये, अभी आपको बहुत ही मज़ा आएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल में तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन दिक्कत आती है आपको रिकरिंग डेसिमल्स में, यानी कि 2 डेसिमल्स आपके रिपीट होते हैं, ऐसे डेसिमल्स में हमें दिक्कत आ जाती है कन्वर्जन करने में। ठीक है, क्योंकि इस समय क्या होता है, रिपीट होते जाता है, तो हमें जो है कहीं ना कहीं क्या होता है, दिक्कत आने लगती है डेसिमल एक्सपेंशन को किस में कन्वर्ट करने में, हमारे पी बाय फॉर्म में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर सपोज मान लीजिए आपके पास है 0.66666666, ठीक है, ये जो 0.6 है ये जो है आपका कंटिन्यूसली रिपीट होते जा रहा है। सो हाउ यू विल कन्वर्ट दिस। 0.6 जो है ये आपका ऊपर से बार लगा है और रिपीट हो जा रहा है 0.666666। आपको नहीं देखना कितनी बार ये रिपीट हो रहा है। सपोज मान लो मैंने 0.6 इक्वल्स टू एक्स ये लिख दिया। अब देखो आपको मेन दिक्कत क्या है, ये 6 से, ये 6 रिपीट हो जा रहा है। 6 कितना है, 1 डिजिट है ना, 6 है ना, एक डिजिट है 6, सिर्फ एक डिजिट जो है रिपीट हो रही है पूरा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.6 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को है जो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा, 6.666666 इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका 10x। ठीक है, तो अब देखो डिस्टेंस ये चीज़ हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको दोनों को जो है माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे 6.666 को मैंने किससे माइनस कर दिया, 0.666 से, इक्वल्स टू 10x को मैंने किससे माइनस कर दिया, x से। तो अब देखो 6.666 को जब मैं 0.666 से माइनस करूँगी तो मेरे को मिल जाएगा 6, सिर्फ और सिर्फ 6, क्योंकि पॉइंट के बाद आपका 0 आ जाएगा, है ना, इक्वल्स टू 9x। तो यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल्स टू 6/9, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3। तो यानी कि आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह आप लोग क्या करते हो, डेसिमल एक्सपेंशंस को कन्वर्ट करते हो p बाई क्यू फॉर्म में, जो कि बहुत सारे बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन ये कठिन नहीं होता है अगर आप इसको ध्यान से समझो तो। ठीक है, तो हमने अब पढ़ा डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं p बाई क्यू फॉर्म में। अब डियर स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, यानी कि कैसे रियल नंबर्स में हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कि उसमें प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी वगैरह चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग अब तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स यानी कि आपका जो इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर के अंदर ही आता है और रेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर ही आता है। रेशनल नंबर का तो हमें पता है, लेकिन इरेशनल नंबर का अब हम लोग पता लगेंगे। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग पता करते हैं कि इरेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो कैसे हम लोग ऐड करें इरेशनल नंबर में, यानी कि उसमें हम लोग ऑपरेशन कैसे करें। ठीक है, क्योंकि डियर अभी हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ इरेशनल नंबर भी पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल सी सिंपल सी चीज़, रेशनलाइजेशन जो है ये हमें बहुत ज़रूरी है सीखना, अगर हमें जो है ऑपरेशन सीखने हैं इरेशनल नंबर में तो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग जो है ऑपरेशन कर सकते हैं इरेशनल में। ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और माइनस। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग रेशनल नंबर्स को जो है इरेशनल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें आंसर मिलेगा। दूसरी चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ही अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखो डियर स्टूडेंट पहले जो है हम लोग एडिशन सीखेंगे इरेशनल नंबर का इरेशनल के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखो जब आप लोग जो है कहीं ना कहीं जो है सम या डिफरेंस जो भी आप लोग इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के साथ करते हो वो हमेशा इरेशनल ही होता है।
अगर आप लोग एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन करोगे या सम करोगे या डिफरेंस निकालोगे, कुछ भी करोगे, माइनस प्लस, रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ, तो आपको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अब जैसे मैंने कहा स्क्वायर रूट 2 प्लस 2, तो आप लोग क्या इसको ऐड कर पाओगे? अगर आप लोग ऐड कर भी लेते हो तो आपका आंसर किस में आएगा? इरेशनल नंबर में आएगा, है ना, क्योंकि रूट 2 की जो वैल्यू है वो बहुत पॉइंट में है, मतलब वो ना तो टर्मिनेट हो रही है ना रिकरिंग हो रही है ना। तो आप लोग कैसे ऐड करोगे? तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम या फिर डिफरेंस हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। दूसरी बात कि प्रोडक्ट या फिर क्वोशंट जो कि आपका नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ होता है, वो भी हमेशा जो है इरेशनल ही होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दो इरेशनल नंबर को, तो हमारा आंसर या तो इरेशनल हो सकता है या फिर हमारा आंसर क्या होता है? रेशनल हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट ये चीज़ मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दी, ठीक है डियर स्टूडेंट, ताकि जो है आपको ये चीज़ जो है समझ में आ जाए। तो इसमें मेन चीज़ क्या थी? इसमें मेन चीज़ समझने वाली ये थी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के साथ अगर हम कुछ भी एक इरेशनल नंबर लेते हैं और एक रेशनल नंबर लेते हैं, हम अगर उसका डिफरेंस सम जो भी निकालने की कोशिश करते हैं तो वो जो है इरेशनल ही होगा हमेशा। और अगर हम सब्ट्रैक्ट, ऐड, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो इरेशनल नंबर का एक साथ, तो वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट चलिए अब सीखते हैं कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और एडिशन कर सकते हैं इरेशनल नंबर्स में। तो देखो डियर स्टूडेंट, अगर हमें इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? सपोज़ मान लो आपकी बुक का एग्जांपल है टू के साथ आपका है टू मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस ऐड करना है आपको किसके साथ? प्लस √2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय √3। अब देखो डियर स्टूडेंट, आपको दोनों चीज़ों में जिनमें आपको एडिशन करना है कोई चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी, तो आपको क्या करना है? जैसे यहाँ वहाँ का जो 2 था, आप उस √2 को अपने किसके साथ ले आओ? 2 मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस √2 का आपने एक पेयर बनाया, और फिर प्लस आपने क्या करा? 5 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय √3 का आपने एक ग्रुप बनाया। अब इसमें आपने क्या करा डियर स्टूडेंट? पहले वाले में जो है जो आपके पॉजिटिव नंबर हैं जैसे 2, और दूसरे वाले में खाली था √2, तो आप लोग क्या करोगे? √2 खाली होना है, अगर हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें √2 मिलेगा, तो 2 प्लस 1 हमें मिल गया 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय √2 आया आपका, प्लस 5 माइनस 3 जो कि हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय √3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपका प्रॉपर आंसर क्या हुआ? 3 मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है डियर स्टूडेंट, नॉर्मल आपको इसमें एडिशन करना है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आप करोगे? देखो, अगर 6 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय 2 √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे? तो देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 12, 5 मल्टीप्लाई बाय √5 कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5, √5 मल्टीप्लाई बाय √5 क्या हो जाएगा? √25 कितना होता है? 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आप आई थिंक आपका आ गया होगा, जिसका आंसर आ जाएगा 60। तो मैंने बताया ना, दो इरेशनल नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या कुछ भी करते हो तो आपका आंसर या तो इरेशनल नंबर आ सकता है या फिर रेशनल नंबर भी आ सकता है। डिवाइड करना है 8 √5 बाय 2 √3, तो आप लोग क्या करोगे? इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करोगे 8 को कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अब 15 को √3 से डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा? √5 मिलेगा। तो इसका वाला आंसर कितना है? 4 √5। ठीक है, तो आई होप दैट डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स के ऑपरेशंस के बारे में। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम है नहीं, बहुत ईजी सा काम है। ठीक है, और इसमें इतना आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। अभी तो जब हम लॉज और एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तब आपके और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आपको एक और तरीका बताते हैं नंबर लाइन में आपके स्क्वायर रूट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये तरीका आपका बहुत ही ईजी होने वाला है, सेमी सर्कल वाला तरीका। क्योंकि कभी कभी क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर आप ट्रायंगल वाले तरीके को देखो, ट्रायंगल वाला तरीका आपका एक हद तक काम आता है,
अगर डी स्टूडेंट मैंने आपको दे दिया 199, 199 या फिर 200, इसका 199 का स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करो, वैसे स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करो अपना ट्राइंगल में, तो क्या आप अच्छी तरह कर पाओगे? रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे डी स्टूडेंट, है ना। तो इसलिए डी स्टूडेंट एक मेथड है जो कि है आपका सर्कुलर वाला सेमी सर्कल मेथड, जो कि बहुत ही ईजी मेथड है, जिसमें आप लोग ईजिली जो है रिप्रेजेंट कर लोगे, जो कि आपकी बुक में भी आपको दिया ही होगा।